हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर। देखिए, बीए फाइनल ईयर के जो है ये सेमेस्टर फिफ्थ है। सेमेस्टर फिफ्थ में जो हम आज करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम यूके एंड यूएसए के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें जो हमारा आज सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपको जो ब्रिटिश में जो पार्टियां हैं उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पार्टियां जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है राजनीतिक में। तो ये विषय पे जो है हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इंग्लैंड में कौन कौन सी पार्टी है और इसका क्या महत्व है और इसमें क्राउन्स का क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये चैप्टर जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बीए फाइनल ईयर के बच्चों के लिए, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो इसको देखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक जो है ये है इंग्लैंड की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता। ये मेन फीचर ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंग्लैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है कि इंग्लैंड की दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषता किस बात पे आधारित है। अगर देखा जाए, इंग्लैंड में राजतंत्र के साथ उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था का अपनाया गया है, यानी यहाँ पर उदारवादी लोकतंत्रीय व्यवस्था को ही अपनाने का जो है प्रावधान है। इंग्लैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है सफलतापूर्वक जो है चल रही है, और इसका श्रेय जो है इंग्लैंड के राजनीतिक दलों के दिया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं कहते हैं ना, श्रेय देने के कारण इसका यही है कि राजनीतिक दलों ने इसको बहुत ही सुचारू रूप से जो है कार्यशील करने के लिए प्रयत्नशील रही है सदैव। इंग्लैंड के राजनीतिक दल के विश्व के अन्य देशों के जो है राजनीतिक दलों की अपेक्षा कई बातें विशिष्ट है। इसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता है दूसरे देशों के जो है पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग, और क्यों इतना ये विस्तृत है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है द्विदलीय पक्ष जय पद्धति, यानी बायो पार्टीज ऑफ सिस्टम। कहते हैं इंग्लैंड के दलीय व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि यहाँ जो है द्विदलीय है। कहते हैं आरंभ में इंग्लैंड की जो है राजनीतिक व्यवस्था में दो दलों का अस्तित्व रहा है सदैव से। सबसे पहले धर्म के आधार पर दो दल बने थे, फिर राजा के समर्थकों जो है कैलविलियस तथा विरोधियों में जो है राउंड हेल्डर्स बने। इसके पश्चात हिंग्स द टॉरेस के नाम से दो दल बने, और 19वीं शताब्दी में उदारवादी लिबरल और रूलवादी यानी कंजर्वेटिव्स दलों का प्रभुता रहा। आज भी इंग्लैंड में दो दलें हैं, श्रमिक दल जिसको लेबर पार्टीज कहते हैं, और रूढ़वादी यानी कंजर्वेटिव पार्टी का ही प्रभुता रहा है, यानी आज भी दो तरह के पार्टियों का ही प्रभुता बनी रही है। यद्यपि इंग्लैंड में इन दो दलों के अलावा भी अनेक दलों का अस्तित्व है, जैसे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी और साम्यवादी पार्टी इत्यादि। लेकिन कहते हैं मई 2015 के चुनाव के बाद जो है अनुदान दल के सरकार बनाई, और दिसंबर जो है 2019 में अनुदान दल की सरकार बनाई गई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यानी दो दलीय को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली कई दल जो थे आगे आए, लेकिन दो दल को ही काफ़ी प्रायोरिटी मिला। तो इस प्रकार जो है इंग्लैंड में दो दलीय व्यवस्था की वजह से जो है यहाँ की जो है राजनीतिक काफ़ी मजबूत है। बात करें दूसरी बात अगर राजनीतिक दलों के पंजीकरण की, तो राजनीतिक दलों के पंजीकरण भी काफ़ी विशेष स्थान यहाँ पर रखता है।
तो यहाँ पर जो है दूसरा पॉइंट यही दर्शाता है कि 1989 के राजनीतिक दलों को पंजीकरण संबंधी कानून के अधीन राजनीतिक दलों का चुनाव आयोग द्वारा पंजीकरण किया जाना आवश्यक था। यानी चुनाव आयोग द्वारा जो है पंजीकृत किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण बात था। जिस राजनीतिक दल का पंजीकरण नहीं हुआ होता है उस राजनीतिक दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार भी नहीं होता है। तो ये चुनाव आयोग के लिए पंजीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह गया था। फरवरी 2013 के अंत तक लगभग 450 राजनीतिक दलों का पंजीकरण हो चुका था। यानी देखा जाए 2013 के अंत तक लगभग 450, देखिए तो काफ़ी कम नहीं है, बहुत काफ़ी है। 450 राजनीतिक दलों का जो है पंजीकृत हो चुकी थी। बात यहाँ थर्ड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ यही बात दर्शाया गया है कि सुसंगठित और अनुशासनबद्ध दल यानी वेल ऑर्गेनाइज एंड द वेल डिफाइंड ऑफ पार्टी। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक है कि इंग्लैंड के राजनीतिक दलों का प्रमुख विशेषता उनका सुसंगठित और अनुसंधान होना है। कहते हैं सुदृढ़ संगठन किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रथम शर्त मानी जाती है कि दृढ़ होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और अनुशासनबद्धता इस शर्त को कसौटी है। इंग्लैंड के सभी राजनीतिक दलों का संगठन अत्यंत सुदृढ़ है, यानी काफ़ी मजबूत है और राजनीतिक दलों में संगठन और केंद्रीकरण के सिद्धांत को ही अपनाया है। दलों का केंद्रीय संगठन अत्यंत शक्तिशाली है और केंद्रीय संगठन दल की जो है निम्न स्तरीय इकाई पर पूर्णतः निगरानी रखने के भी प्रावधान किया गया है। और प्रत्येक राजनीतिक दल का जो है अपना राजनीतिक कार्यक्रम होता है जिसमें दल के सभी सदस्य आस्था अथवा वचनबद्धता रखते हैं, यानी वचनबद्धता इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों में जो है सचेतक रखे हुए हैं और ब्रिटिश दलों व्यवस्था के जो है दृढ़ संगठन का कठोर अनुसंधान वर्धन का ही परिणाम है। कहते हैं यहाँ 1885 के बाद आज तक किसी भी मंत्रिमंडल का दल बदल जैसी बुराई के कारण पतन नहीं हुआ। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं भारत में इसका उल्टा है, यहाँ पर तो दल बदलना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर इंग्लैंड की हम बात करें तो 1885 के बाद आज तक किसी भी मंत्रिमंडल में दल बदल जैसी बुराइयों को कारण पतन नहीं हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं आजकल राजनीतिक में सिर्फ एक ही बात सच रह गई है कि लोग अपना सत्ता को खोना नहीं चाहते हैं। इसके लिए उनको जो भी करना बने, जो भी उनके लिए उचित होता है वो सारे कदम उठाते हैं, चाहे उसके लिए जनता की बुरे से बुरा दशा क्यों न हो जाए। तो ये राजनीतिक का आज जो है मूल मंत्र बन गया है कि कुछ भी करो, जैसे मर्जी करो, देश बर्बाद करो या कुछ भी हो, लेकिन अपनी जो है सीट और कुर्सी नहीं जानी चाहिए। तो ये बहुत ही बुरी बात है जो कि होना नहीं चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को ये बात विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आने वाला भविष्य भी इसका इस्तेमाल कर सके। कहते हैं कुर्सी मात्र से लोगों को लालच देना और उन चीज़ों का खनन करना जो कि प्राकृतिक का देन है और उसको पॉल्यूशन करने के लिए जिम्मेदार बनना ये कदाचित उचित नहीं है। और कहते हैं कभी भी कोई नेता होता है तो वो अपना निजी नेता नहीं होता है, निजी कार्य नहीं कर सकता है, वो सार्वजनिक होता है, क्योंकि वो नेता होता है और उसके पीछे न जाने कितने जो है आम जनता का हाथ होता है। तो उनको जो है सार्वजनिक कार्य में ही अपना जो है महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, ना कि अपनी निजी चीज़ों के लिए जो है अपनी सार्वजनिक चीज़ों को ठुकरा दे। तो ये पार्टियों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सबब वाली बात है और समझने वाली बात भी यहाँ पर रखता है। यदि बात करें यहाँ पर चौथी बात की विशेषताओं में तो दलों में उग्रवादी तत्व का अभाव, यानी एब्सेंस ऑफ स्टिमुलेटिंग फैक्टर अमंग टू द पार्टीज। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि होना चाहिए किसी भी देश के पार्टियों में। कहते हैं इंग्लैंड राजनीतिक दल किसी विशेष विचारधारा के कट्टर समर्थक नहीं है, ना तो सदैव रूढ़वादी दल के परिवर्तन का विरोध किया है और ना ही उदारवादी की हमेशा ही परिवर्तन की उचित माना है। रूढ़वादी दल को एक लंबे समय तक सत्ता में रहा भी है और रूढ़वादी का समर्थन भी रहा है। वे कभी भी अपने विचारधाराओं को ब्रिटिश जनता पर थोपने का प्रयास कदाचित नहीं किया है। इसी प्रकार मजदूर दल, जिसे हम समाजवाद का समर्थक समझा जाता है, न भी सत्ता में आने पर समाजवाद की स्थापना के लिए क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए। अगर हम उदाहरण देखें 1997 में तो श्रमिक दल की जो है
अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई। कहते हैं ये विजय उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी साबित हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी प्रकार की जो है अपने आप को हम की भावना नहीं दिखाई। लेकिन इसी नेता और जो है प्रधानमंत्री टेलोवेलियर्स ने साफ शब्दों में कहा कि हमने समाजवाद का मुखौटा फेंक दिया है और ब्रिटिश जनता को जो है खून पसीने की कमाई निठल्ले में पेट भरने में व्यर्थ नहीं गंवाई जाएगी। इंग्लैंड के प्रमुख राजनीतिक दलों का यह प्रयास रहता है कि अपने विरोधियों के समर्थक और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इसी कारण वहाँ के राजनीतिक दल जो है उग्रवादी तत्वों को महत्व न देकर ब्रिटिश लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि दलों में उग्रवादी तत्वों का जो है अभाव है। कहते हैं इसी वजह से जो है इंग्लैंड की पार्टी जो है इतना महत्वपूर्ण बन के उभरा है, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं इंग्लैंड में विचारधारा बहुत इम्पोर्टेंट है और मान्यता भी रखी जाती है, जबकि अगर भारत में देखा जाए तो इसका विपरीत होता है। कहते हैं आज जो सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का, सिर्फ आज लोगों को एक कुर्सी अपने बनाए रखने का सिर्फ एक साधन बन गया है। कहते हैं जनता की दुख न किसी को देखने को मिलता है, न समझने को मिलता है। सिर्फ जो है अपना सिर्फ सिक्का चलाने में हर राजनीतिक पार्टी लगी हुई है, अपने आप को सही साबित कर रही है हर जगह पे, चाहे जनता की कुछ भी हो जाए। आज सोच रही है सरकार कि आज डेवलपमेंट देश कर दिया जाएगा तो लोग भूखमरी और जो है शिक्षा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन लोग जनता कब तक इस बात को सहन करती रहेगी कि आए दिन जो महंगाई बढ़ रही है, आए दिन जो लोगों को बेरोजगारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस पर जो है मेन विषय ये होना चाहिए। तो आज सरकार इन मेन विषय को छोड़ के जो है अपने ही कैलकुलेशन में लगी हुई है, अपने ही तरक्की की जो है प्रलाप गाती चली जा रही है। यदि बात करें यहाँ पर हम पाँचवीं पॉइंट की, तो पाँचवीं पॉइंट यही बात दर्शाता है कि संयम और जो है समझौतावादी प्रवृत्ति एंड ट्रेंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पर बात इतना ही कहा गया है कि इंग्लैंड के राजनीतिक दल जो है संयम और समझौतों को जो है प्रमुखता देती है। भले ही उनमें गठबंधन में जो है सैद्धांतिक आधार पर भेद हो, लेकिन उनमें भाषा, जाति अथवा धर्म के आधार पर भेद नहीं है। ये उनके में बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट विशेषता है कि उनमें भाषा, जाति और धर्म के आधार पर कोई तरह के जो है मतभेद नहीं है। लेकिन अगर हम भारत में देखा जाए तो लोग राजनीतिक भी इसी बातों पे करते हैं, भाषा पे, जाति पे, धर्म पे, और उस पे जो है आपस में लोगों को मरवाते हैं और कटवाते हैं। सांप्रदायिक दंगा तो यहाँ पर आम हो जाती है। तो सोचिए एवं विचार कीजिए कि इंग्लैंड की जो राजनीतिक है इंडिया से कई मायने में कितना बेहतर है। कहते हैं राजनीतिक पार्टी, मैंने पहले ही बताया था कि किसी एक का नहीं होती है, क्योंकि वो व्यक्तिगत नहीं होती है, वो सार्वजनिक होती है। अगर कोई पार्टी अगर जीत रही है भारत में, अगर भारत में उसकी पार्टी बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि उसको हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक भाषीय व्यक्तियों का जो है समर्थन करना है और हर को एक साथ लेके चलना है। लेकिन यहाँ पर ऐसे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर तो सिर्फ अगर हिंदू से जीत गए हैं तो हिंदू को प्रायोरिटी देते हैं, मुस्लिम में जीत गए तो मुस्लिम को देंगे, और सिख वाले जीते होंगे तो अपने सिख भाइयों के लिए करेंगे। तो ऐसे में कहते हैं किसी भी देश की तरक्की और प्रगति में कोई भी कदम सुचारू रूप से नहीं रखा जा सकता, और इसमें देश जो है कभी विकास की प्रगतिशीलता को नहीं दर्शा सकता, और ना कहते कभी ये विकास हो सकता है, क्योंकि विकास होना है तो सबको साथ लेके चलना है। देखिए हमारा देश जब गुलाम था तो उस समय हमारा देश गुलाम होने के कारण सिर्फ हम लोग स्वयं ही थे, क्योंकि हम लोग एक नहीं थे उस समय। लेकिन जब हमारी समझ बनी, हमने समझा कि हमारा एकता में बल है, तब जाके अंग्रेज भी हमारी एकता को, बल को समझ के और भारत छोड़ के चले गए। तो उनको भी समझ में आ गया कि इनको समझ में आ गया है कि इनके एकता में बहुत दम है। लेकिन आज जो है एकता नहीं रह गई है। आज सिर्फ मैंने कहा ना कि आज या तो लोग अपने में मराठी कहलाएंगे, अपने में वो गुजराती कहलाएंगे, अपने में वो लोग पंजाबी कहलाएंगे, अपने में वो बिहारी कहलाएंगे। तो ये ऐसे करने से हमारा देश मजबूत नहीं होना है। ये पार्टी की भी कमजोरी है, और पार्टी ने इसको जो है इसको नस को पकड़ लिया है कि यहाँ पर अगर हमारी अपनी कुर्सी बचानी है तो इनको भाषा पे आपस में लड़ाना है और भाषा पे ही राजनीति करनी है, या इनको झूठा जो है लालच दिखा के किया जा सकता है।
तो मेरा विचार है कि इससे कोई भी देश तरक्की के उस रास्ते पे नहीं जा सकता है जिस पे जाना चाहिए। कहते हैं इंग्लैंड में भी इसी बात पे जो है कभी प्रायोरिटी नहीं दिया गया, चाहे भाषा हो, जाति हो अथवा धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया गया। राजनीतिक दल संवैधानिक संसाधनों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। शासक दल इस बात को समझते हैं कि विरोधी दल को आलोचना का अधिकार है। देखिए ये बात कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए विरोधी दल होते इसलिए हैं कि वो आलोचना करे, और आलोचना करने से क्या होगा कि उसमें अच्छी से अच्छे रिजल्ट आने की बातें यहाँ पर रहेगा। विरोधी दल भी समझता है कि शासक दल को जो उत्तरदायित्व जनता ने सौंपा है उसे पूरा किया जाना चाहिए, और यही मकसद होना चाहिए हर राजनीतिक पार्टी का कि जिस मकसद से हम आए हैं, जनता के विश्वास जीत के हम आए हैं, उस मकसद को हम पूरा करें। देखिए कभी भी जब मैनिफेस्टो तैयार होता है किसी भी पार्टी का, तो इसमें बेरोजगारी, गरीबी, इन बातों को ध्यान तो वो देते ही हैं, लेकिन कहते हैं कि ये सिर्फ मैनिफेस्टो में ही होते हैं, वास्तविकता में नहीं होता है। वास्तविकता में तो होता है कि वो 10 बंदों को नौकरी दे के दिखा देते हैं और कहते हैं हम तो भाई पूरे इंडिया को नौकरी दे दिए। तो ऐसे में देश तरक्की नहीं करेगा, ऐसे में देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्या ऐसा आप देख सकते हो कि एक राज्य में खुशहाली हो और एक राज्य में जो है दुख दर्द से लोग मर रहे हो, एक राज्य में पानियों की जो है नदियां बह रही हो, एक राज्य में पानी की एक बूंद तक न मिले? तो ऐसे किसी भी देश की तरक्की और किसी भी भारत का जो है प्रोग्रेस नहीं हो सकता। प्रोग्रेस करना है तो हर राज्य, हर देश, हर समाज को लेके चलना पड़ेगा, और इन समाजों का उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है होगा जितना दूसरे समुदाय का योगदान होगा। तो इस बात पे कहते हैं आजकल टीवी न्यूज़ पे हर जगह जो है डिबेट होता रहता है, लोग बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने पे तुले हुए होते हैं, लेकिन जो वास्तविक मुद्दा है देश की, जो समाज की, जो पार्टियों की मुद्दा है, उस पर कोई नहीं उठा रहा। कहते हैं यही सब बातें जो है किसी भी देश की लिए बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। कहते हैं आलोचक होते हैं इसलिए हैं कि गलतियों को जो है उजागर किया जा सके। विरोधी दल भी समझता है कि शासक दल को जो उत्तरदायित्व जनता ने सौंपा है उसे पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विरोधी दल और शासक दल जानते हैं कि भविष्य में उनकी स्थिति बदल सकती है, इसलिए न तो विरोधी दल सिर्फ विरोधियों के लिए विरोध करते हैं और न ही जो है शासक दल सत्ता से चिपके और मनमाने ढंग से काम करने का प्रयास करते हैं। हमारे देश में तो मनमाने ढंग से कार्य करने की एक परंपरा सी चलने लग गई है। अगर कोई व्यक्ति उस पर आवाज़ उठाता है तो अगले दिन पार्टी से बाहर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग अपना ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ताधारी और विरोधी पक्ष एक दूसरे के प्रति हमेशा जो है सम्मान की भावना रखते हैं और संयम और समझौते से कार्य करना उचित मानते हैं। देखिए ये कितना इंग्लैंड की इम्पोर्टेंट राजनीतिक में से बात आता है कि सभी जो है सम्मान करते हैं एक दूसरे को, पार्टियों के, व्यक्तियों को। तो ऐसा होना चाहिए। कहते हैं अगर दूसरे पार्टी ने जीता है, जनता का विश्वास जीता है, तो इसका कारण कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। अगर आप हार गए तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आप में कमी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज जीत हार किसी के विश्वास पे या लोगों के विश्वास पे नहीं उतरता है। अब कहीं भी इलेक्शन देख लीजिए, उसमें इतनी बुराई होती है कि धड़ल्ले से लोग शराब, दारू, कपड़े, मदरा ये सब बांट रहे होते हैं और लोगों को लालच में फंसा फंसा के जो है अपनी वोटिंग बैंक को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो भारत में तो पता नहीं क्या एक विडंबना सी बन गई है ये चीज़ देने की। ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी भी अगर सच्चे हो, देशभक्त हो, तो जान लो, एरिया में चले जाकर देख लो, आपको ये सब चीज़ें भरमार मिलेगी। जहाँ पर पैसे बांटी जाती है, लोगों के शराब, दारू बांटी जाती है, कपड़े बांटे जाते हैं, इतने तरह के लालच देते हैं ना कि लोग तो कहते हैं लालच में ही बहते चले जा रहे हैं। और लोग भी क्या करें, कहते हैं एक दिन तो लालच कम से कम दिखा दे। ठीक है, उनको भी क्या मतलब है, वो भी तो अनपढ़ ही तरह दिखाते हैं, अपने आप को शो करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो है वोट देने के लिए बाहर निकलते नहीं हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो लालच में आके वोट देने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कौन पार्टी का क्या मकसद है और क्या विचारधारा है और क्यों हम उसको जिताएं। सिर्फ उनको ये पता है कि उनको पानी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रहा है, तो उनको जिता देने से हमें क्या होगा, सारी दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, हमें सब्जी सस्ती मिल जाएगी इससे, और हमें आटा चावल रोटी भी सब सस्ता मिल जाएगा, और हम तो सो के सोए रहेंगे और मुंह में जो है भोजन जाता रहेगा।
तो कहते हैं जैसा नेता वैसा जो है नागरिक बनता चले जा रहा है। तो किस प्रकार हम आगे देखेंगे, ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन इंग्लैंड की प्रशासन ने बिल्कुल ये बात बता दिया है कि हम जनता के लिए हैं, तो जनता के लिए ही सेवा करना हमारा दायित्व है। आगे जो 6वां पॉइंट है, दलों में सामान्य सहमति। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि जर्नल इज अ कंसेंसस अमंग टू द पॉलिटिकल पार्टी। कहते हैं बाहरी तौर पर देखने से लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों में विभिन्न विषयों पर मतभेद है। विभिन्न राजनीतिक दलों एक विचारधारा जो है विशेष की ओर झुकाव को देखते हुए यह मतभेद गहन प्रतीत होता है। उदाहरणतः रूढ़वादी दल की नीति जो होती है वो संपत्ति, परंपरा, रूढ़ियों और जो है उग्रवादवादी इत्यादि को समर्थन है, जबकि श्रमिक दल समाजवाद में विश्वास रखता है और जो है ये आर्थिक नियोजन और सरकारी नियंत्रण का समर्थन भी करता है। दोनों में इसकी विविधता को बावजूद भी कुछ विशेष पर सामान्य सहमति भी पाई जाती है और दोनों ही राजनीतिक दल जो है संसद की जो है स्वतंत्रता यानी लॉर्ड सदन के बनाए रखने और जो है न्यायपालिकाओं की स्वतंत्रता इत्यादि का भी समर्थन करते हैं। राजनीतिक दल इस बात पर भी सामान्य सहमति रखते हैं कि कानून और व्यवस्थित मजबूत होनी चाहिए, लेकिन इससे जो है स्वतंत्रता का दमन न हो, यानी स्वतंत्रता किसी प्रकार के किसी व्यक्ति का नहीं जाना चाहिए। इस बात पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत हो, स्वास्थ्य और जन कल्याण की योजनाएं अधिक लागू किए जाएं, अच्छी सड़कें हो, अधिक स्कूल खोले जाए, अच्छे घर और लोगों को जीवन स्तर ऊंचे हो। इसके अतिरिक्त पर्यावरण शुद्धता और श्रेष्ठ विशेष नागरिकों के निर्माण के प्रति राजनीतिक दलों के सहमति पाई जाती है। कहने का अभिप्राय यही कि ब्रिटिश राजनीतिक दल एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो है हर एक राजनीतिक का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एजेंडा होता है वो होता है सड़कें। लेकिन भारत में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है कि NH हाईवे बनाई गई है, ये हाईवे बनाया गया है, वो हाईवे बनाया गया है, लेकिन शायद सरकार इस बात को नहीं जानती है कि ये बड़े बड़े हाईवे जो है आम जनता गरीब लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। गरीब लोग तो वो रास्ते यूज़ करते हैं जो उनके घर के आसपास किनारे बसे हुए को एक दूसरे से जोड़ता है, और उसकी हालत आप जाके देखिए। आपका ना कमर ना टूट जाए तो आप अपना नाम बदल लेना, लेकिन आपका कमर कैसे टूटेगा? आपको तो पता ही है कि जब भी आपका आगमन होता है तो पूरे रोडों को सजा दिया जाता है, पूरे रोडों को साफ कर देते हैं, तो आपको कहाँ से कमर टूट जाएगा? आप तो आराम से आओगे जाओगे ऐश करो। लेकिन आम जनता से जाके पूछ के देखो कि उनके क्षेत्र में उनके रोडों का क्या दुर्दशा है। कहते हैं जो रोड अच्छे होते हैं उस पर परत परत चढ़ाए जा रहे होते हैं, और जो रोड टूटे हैं जहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इतनी दयनीय स्थिति है जिसके तो कहते हैं ना जनता जाती है ना, जनता जब उसका इस्तेमाल करती है तब रोती है वो, और सिर्फ वो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ आपको कोस देती है क्यों हमने सरकार को जिता दिया, क्यों हमने ऐसे सरकार को लेके आ गए। तो आप तो सिर्फ हाईवे बनाने में लगे हुए हो। आपको शायद ये लगता है कि आम गरीब जनता जो है बड़े बड़े हाईवे का इस्तेमाल करती है और उसी हाईवे पे जो है उनका जीवन चलता है, लेकिन शायद आपको शायद गलतफहमी है। आपको पता होना चाहिए कि आम जनता जो है वो छोटे मोटे रोडों का इस्तेमाल करती है जिसको आप आए दिन तोड़ रखे होते हो और उसमें कोई ध्यान आपका नहीं होता है। होता कब ध्यान है? जब कोई मंत्री जी की काफिला जो है वहाँ से गुजरता है तो उसको आप क्या कर देते हो, अच्छे से सजा देते हो कि मंत्री जी की जो है नज़र इस रोड पे ना पड़े। लेकिन यही बात इंग्लैंड में देखा जाए तो इंग्लैंड में वहाँ पर पार्टियों की ये विचारधारा नहीं है। वहाँ पर है कि उनके सड़कें, अच्छे घर, उनके जीवन स्तर पे जितना हो सके अच्छे से अच्छे जो है पार्टी लोग करे काम, और इसमें सबका समर्थन होता है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये बात इंडिया में नहीं है, ये इंग्लैंड में है, क्योंकि सभी जो है राजनीतिक पार्टी का साथ होता है, समर्थन होता है, और वहाँ पर सड़कें, स्कूलें, अच्छे घर, उनका जीवन स्तर ऊंचे होना, शिक्षा का स्तर ऊंचा करना, ये सारी बातें होती है। कहते हैं कोई सरकार अगर शिक्षा पर दो नज़र देख लेती है तो कहती है हम शिक्षा को तो चरम सीमा पे पहुंचा दिया है, लेकिन चरम सीमा पर तो पहुंचाना आपका कर्तव्य था, तो इसमें ढोल पीटने की क्या ज़रूरत था। कहते हैं हर एक नागरिक, हर एक मंत्री, हर एक संतरी का कार्य होता है कि जिस विभाग में वो आ गया है, जहाँ पर उसका मुखिया बना है, उस विभाग को जो है उच्च कसौटी पे लेके जाना उसका दायित्व होता है। तो इसमें ढोल पीटने की क्या ज़रूरत है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। आपने कुछ भी नहीं किया, आपको तो फ़र्ज़ था ये करना।
तो ये बातें जो होती है इम्पोर्टेंट होती है कि सबका अपना दायित्व उचित प्रकार से निभाए। जैसे इंग्लैंड में ऐसे सारी बातों पर जो है ध्यान दिया जाता है। बात करें अगर 7 पॉइंट की, तो इसमें यही बात पे जोर दिया गया है कि निरंतर सक्रियता विश्वास, यानी जिन देशों में जो है आध्यात्मिक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है वहाँ जो है कार्यपालिका एक निश्चित एक समय के लिए नियुक्त हो जाता है। अंततः इन देशों में जो है राजनीतिक दल चुनाव के पश्चात मृतप्राय हो जाते हैं, उनकी गतिविधियां अत्यंत क्षीण हो जाती है। लेकिन इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली का अपनाया गया है। यहाँ विरोधी पक्ष सदैव सरकार के पतन के बाद सरकार बनाने का ताक में सदैव रहती है और सत्ताधारी पक्ष का यह प्रयास रहता है कि वह न केवल सत्ता में रहे अतुल ऐसे कार्य करे भी जिससे जनता जो है आगामी चुनाव में पुण्य उसी का चयन करे। इसलिए राजनीतिक दल निरंतर जो है राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दल जो है जल्द से जुलूस, समाचार पत्र, भाषण, रैलियां आदि द्वारा अपने कार्यक्रम और नीतियों का प्रचार भी करती है। राजनीतिक दल चुनाव के बाद भी जनता के साथ जो है संपर्क बनाए रखती है। विभिन्न राजनीतिक दल जो है शोध पत्र, लघु पुस्तकालय, मैगजीन इत्यादि प्रकाशित करते हैं और उनके जनता में बांटती है, जिससे जनता जो है उनकी विचारों से अवगत हो सके। उसके पश्चात जो है इसमें 8वां पॉइंट यही कहता है संदर्भ विरोध दल, यानी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन पार्टी। कहते हैं ब्रिटिश दलीय व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह विरोधी दल का अत्यंत दृढ़ है। विरोधी दल सदैव विरोधियों के विरुद्ध नहीं करता है बल्कि अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता है। विरोधी दल का जो है महारानी का फायदा विरोधी दल उठाते हैं और कहते हैं इस अभिप्राय का यह है कि विरोधी दल भी सत्ताधारी दल के सामान्य जो है शासन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं। विरोधी दल के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है। ऐसे कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएं भी उनको मिलती है। विरोधी दल का भी सत्ताधारी के दल की तरह अपना मंत्रिमंडल होता है, जिसे छाया मंत्रिमंडल कहते हैं, यानी उनको हम शैडो कैबिनेट कहते हैं। ये कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है, लेकिन विरोधी दल अपना जो है कैबिनेट पूरा बना के रखते हैं। इंग्लैंड में विरोधी दल जो है सगज प्रहरी की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक तरह से प्रहरी की तरह भूमिका ही कह सकते हो। विरोधी दल जो सत्ताधारी दल के जो है मनमानी करने अथवा सत्ता के दुरुपयोग के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और विरोधी दल के प्रश्नों के उत्तर देते समय फूंक फूंक का जो है कदम रखना पड़ता है। मई 1997 में कॉमन सदन के चुनाव में लेबर पार्टी ने सत्ताधारी रूढ़वादी पार्टी के निष्कर्षित और उत्तरदायित्वहीनता के विरुद्ध व्यापक प्रचार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लेबर पार्टी का इतिहास विजय प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, विरोधी दल सरकार की उसकी औचित्य नीति और जो है कार्य के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास करके पद त्यागने पर भी बाध्य कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। यहाँ अगली बात यही आती है कि लूट प्रथा का अभाव, यानी लूट प्रथा का अभाव, अब्सेंस ऑफ द स्पॉइलर सिस्टम। कहते हैं इंग्लैंड की दलीय व्यवस्था में लूट प्रथा जैसी बुराई देखने को नहीं मिलती है। लूट प्रथा से अभिप्राय सामान्य जो है चुनावों में बाद पहले से कार्य कर रहे पदाधिकारी के स्थान पर उन पदाधिकारियों को नियुक्ति करता है जिन्हें चुनाव से दल विशेष को लाभ पहुँचाए। तो ऐसा वहाँ पर लूट मार देखने को नहीं मिलता है। इन बातों पर खास ध्यान दी जाती है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहते हैं यह प्रथा अमेरिका में पाई जाती है। वहाँ पर जो है राष्ट्रपति के चुनाव के बाद स्थायी पदाधिकारी की भारी संख्या में परिवर्तन कर दिए जाते हैं और उनके स्थान पर नए पदाधिकारी की नियुक्ति भी किया जाता है, जिन्होंने जो है राष्ट्रपति को विजय बनाने में योगदान दिया था। इंग्लैंड में सरकार में परिवर्तन के पश्चात स्थायी पदाधिकारी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ जिस दल की चाहे सरकार के प्रशासनिक अधिकारी स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको तबादला करना या उनको हटाना ये सही नहीं होता है, क्योंकि वो कई मायने में उस कार्य के प्रति सजग रहते हैं। कहते हैं लोक सेवा एक निश्चित पद्धति के अनक्त नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों के जो हस्तक्षेप का असर उन पर किसी प्रकार का नहीं होता है। उसके पश्चात इसमें है हमारा प्रत्येक दल में भिन्न भिन्न विचारधाराओं का संगम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रायः ऐसा माना जाता है कि श्रमिक दल जो है समाजवाद का समर्थन और वह केवल श्रमिक, छोटे दुकानदार एवं निम्न वर्गों के लोगों का ही समर्थक है। तथा रूढ़वादी दल जो है परंपरावाद का भक्त है और केवल जमींदारों, उद्योगपति तक उच्च मध्य वर्ग आदि का समर्थन भी करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में दोनों प्रमुख दलों श्रमिक दल और रूढ़वादी दलों को सामान्य वर्गों में
में लोग सम्मिलित हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल में हर प्रकार के वर्ग, श्रमिक दल और रूढ़िवादी दलों में सामान्य वर्ग के लोग देखने को मिलेगा। कहते हैं इसमें जो है अगर वामपंथी देख ले, दक्षिणपंथी देख ले, प्रगतिशील देख ले या प्रतिक्रियावादी देख ले, तो ये लोग प्रत्येक राजनीतिक दल में देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए रूढ़िवादी दल के जो है मूलभूत प्रधानमंत्री एडवर्ड लीथ जहां गतिविधि विचार रखते थे, वहां इसी दल की जो है श्रीमती मार्गरेट थैचर को समाजवादी चिढ़ थी। तो ये कहते हैं दोनों तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे है नेता का जो है सर्वोच्च महत्व, सुप्रीम इंपोर्टेंट ऑफ द लीडर। देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही रहता है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों का जो संचालन नेता द्वारा ही होता है, लेकिन इंग्लैंड में नेता का वहाँ की जो है दलीय व्यवस्था में बहुत अधिक महत्व है। दल की सफलता में नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। इंग्लैंड का इतिहास अनेकों महत्वपूर्ण नेताओं के भरा पड़ा है। यद्यपि जो है ब्रिटिश जनता पढ़ी लिखी और समझदार है, लेकिन उस पर भी दल का अपेक्षा नेता का प्रभुता साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उदाहरणतः 19वीं शताब्दी में उत्तरदायित्व में दो प्रभावशाली व्यक्ति ग्लैडस्टोन और जो था डिसरायलिस के बीच प्रतिद्वंद्विता आरंभ होने से लेकर ब्रिटिश जनता दलीय कार्यक्रम को नहीं बल्कि दलीय नेताओं को अपना मत देती थी। दल के भीतर जो सदस्य के ऊपर ही नहीं वरना दल की बाहर भी नेता का प्रभावकारी भूमिका रहती थी। और इस चुनाव में और प्रभावशाली नेता टैनो वेलियर्स ने न केवल अपनी मृतप्राय पार्टी में जान डाली अतुल उसे जो है ऐतिहासिक विजय दिलाने में जो है द्वितीय भूमिका निभाई। इसके जो है विपरीत रूढ़िवादी दल को कमजोर नेतृत्व के कारण जो काफ़ी जो है पराजय का सामना करना पड़ गया। यदि बात करें इसमें हम जो है 12वां जो है पॉइंट के, तो इसमें क्या है दलों की धार्मिक निरपेक्ष प्रवृत्तियाँ, यानी सेक्युलर टेंडेंसी ऑफ पार्टी। विश्व के विभिन्न देशों में धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय आदि आधार पर जो है राजनीतिक दलों को गठन किया जाता है, परंतु इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में इन चीज़ों को बहुत ही परे रखा गया है। इंग्लैंड में राजनीतिक दल सभी वर्ग, धर्म इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता का दृष्टिकोण रखते हैं, यानी यहाँ धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय सब एक सामान्य है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रवृत्ति रखा गया है। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन, सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशंस। इंग्लैंड के सभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास रखते हैं और प्रत्येक दल सत्ता प्राप्ति के बाद यह प्रयास करते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाए, यानी काफ़ी मजबूत बनाए। अब देखिए इस सब बात से निष्कर्ष यही निकलता है कि ऊपरी विवरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की दलीय व्यवस्था की अपनी ही विशेषता है और इस विशेषता के कारण ही इंग्लैंड के जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। आगे का टॉपिक जो है हमारा, इसमें इंग्लैंड में राजनीतिक दलों के जो है कार्य एवं भूमिकाओं के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए ज़रूरी होता है वो ये होता है कि आपने क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।